Are you able to see the PPT? Yes, sir. Okay, so what we have seen that if we add a high energy signal to a low energy signal, then the antenna size, what will happen to the size of antenna? Okay, so we have the value of the message signal. Okay, just wait. Okay, so in the case when we have the frequency or the message frequency is equal to what we have taken as 10 kilohertz, and we have taken the carrier frequency, let it be FM, message frequency, and the carrier frequency as 10 megahertz. So जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो कितना आ रहा है, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी वो कितना आ रहा है 10 मेगाहर्ट्ज प्लस 10 किलोहर्ट्ज। इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये कितना आता है 10.01 मेगाहर्ट्ज। ओके, नाउ इन दिस केस, so for the case of frequency when fc is 10 megahertz, तो lambda का वैल्यू कितना होगा for this case? Again, c by f, what is c? 3 into 10 to the power 8 by fc is what? 10 into 10 to the power 6. So what is the value now? What is the value now? 30. Is it 30? Okay, it is 30 what? Unit? Meter. Okay. Now you can see that lambda is 30 meter. So ये जो 30 meter आया है वो किस केस के लिए आया है? FC जो हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज लिया, सॉरी 10 मेगाहर्ट्ज लिया, in that case lambda का जो वैल्यू है वो 30 मीटर आ रहा है. So what will be the antenna height? Antenna height will be order of the frequency, that is it may be lambda by 2 or lambda by 4. Okay, so अगर lambda by 2 लेते हैं तो 15 मीटर आएगा, और अगर lambda by 4 लेते हैं तो कितना आएगा 7.5 मीटर. ओके, so now you can see that कि अगर हम एक सिग्नल को हाई सिग्नल फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते हैं, इन दैट केस जो एंटेना साइज है वो एक प्रैक्टिकेबल रेंज में आ जाता है. नाउ 15 मीटर का एक एंटेना डिजाइन किया जा सकता है, 7.5 मीटर हाइट का एक एंटेना डिजाइन किया जा सकता है. ओके, सो आकर्ष, हैव यू गॉट योर आंसर दैट व्हाई we are adding or why we are modulating? Yes. So हमारे पास जो ये सिग्नल है, आपने कहा क्या कि क्या हम डायरेक्ट सिग्नल को भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं. तो अगर हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन इन दैट केस दिस फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, हमने क्या किया यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन किया. फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन कैसे किया? तो हमारे पास एक सिग्नल था, उस सिग्नल को हमने एक हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ ऐड किया. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर सिग्नल, तो ये हमने जो एंटेना हाइट निकाला था वो 10 मेगाहर्ट्ज के लिए निकाला. तो अगर हमें 10.01 मेगाहर्ट्ज, so this is nearly equal to 10 megahertz. Okay, so इस तरीके से we can reduce the antenna size based upon the signal. Okay, so what we can see here, again I am reading that for efficient radiation of electromagnetic energy, the radiating antenna should be of the order of fraction or more of the wavelength of the driving signal. Okay, and next, for many baseband signals the wavelength are too large for reasonable antenna dimensions. So antenna dimension को कम करने के लिए हम लोग
लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट। Yes, the next reason is what? Narrow banding. So what is mean by this narrow banding? What is mean by narrow banding? So what we can see here, that if we assume that practicability of antenna is not a problem, in that case, जैसे पहले हमने देखा कि practicability of antenna जो है वो बढ़ता है जब हम एंटेना को जब हम सिग्नल को एक हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मर्ज करते हैं। बट मान लें कि वो एक प्रॉब्लम नहीं है, जैसा यहाँ पर लिखा गया है कि अगर वो एक प्रॉब्लम नहीं है तो हमें एक दूसरा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर हम सिग्नल को डायरेक्ट रेडिएट करते हैं या डायरेक्ट ट्रांसमिट करते हैं तो हमें एक दूसरा प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम क्या आएगा कि हाईएस्ट टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो रेंज है उसका जो रेशियो है वो कम या ज्यादा होगा। लाइक जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, दैट वी हैव अ 50 मेगाहर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज टू 10 किलोहर्ट्ज का एक सिग्नल है। नाउ रेशियो ऑफ द लोएस्ट, द रेशियो ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट वेवलेंथ विल बी 200। तो यहाँ पर ये एक 50 हर्ट्ज का सिग्नल है और यहाँ पे एक 10 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है। तो यहाँ पे जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो जो आएगा 200 का एक रेशियो आएगा, है ना। बट एंटेना साइज फॉर 50 हर्ट्ज इज टू लॉन्ग, हम लोग जानते हैं, फॉर 10 किलोहर्ट्ज। तो दो एक सिग्नल है हमारे पास, एक 50 हर्ट्ज का सिग्नल है और एक 10 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है। तो मुझे बताएंगे कि 50 हर्ट्ज के सिग्नल के लिए लैम्डा का वैल्यू कितना होगा। लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा 1। और 10 किलोहर्ट्ज के सिग्नल के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। 10 किलोहर्ट्ज के लिए हमने ऑलरेडी निकाला था, दैट इज 30 किलोमीटर। और 50 हर्ट्ज के लिए क्या होगा, 3 × 10⁸ by 50। सो अगर हम क्या करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 100 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा अगर 50 से 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और ऊपर हो जाएगा कितना, 6 × 10⁶ मीटर। अगर इसे किलोमीटर में लिखें तो इट इज इतना किलोमीटर। ओके, सो आर यू गेटिंग दैट द डिफरेंस। जो हमारा ऑडियो रेंज है, मान लें अगर हमारा ऑडियो रेंज या फ्रीक्वेंसी रेंज जो सिग्नल को, जिस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना है उस सिग्नल में हमारा जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 50 हर्ट्ज से अगर 10 किलो हर्ट्ज का रेंज है तो एंटेना या आप लैम्डा या जो वेवलेंथ है उसका रेशियो अगर देखें तो आप क्या देख रहे हैं, ये 30 किलोमीटर आ रहा है और ये 6000 किलोमीटर आ रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेवलेंथ का जो रेशियो है वो 200 का है, ठीक है। सो यहाँ पर एंटेना साइज फॉर 50 हर्ट्ज इज टू लॉन्ग फॉर 10 किलो हर्ट्ज एंड वाइस वर्सा, दस रिक्वायर अ वाइड बैंड एंटेना which can operate for band edge ratio of 1:200, okay, which is practically impossible. So if audio signal is translated to radio range of suppose 1 megahertz, अभी हमारा जो सिग्नल है उसे अगर हम 1 megahertz पर ट्रांसफर करते हैं, so in that case lowest to highest frequency का जो रेशियो है वो कितना आ जाता है, ये लोएस्ट और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का रेंज आएगा जब हम 50 हर्ट्ज के साथ ऐड करेंगे 1 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को। और 10⁴ मतलब क्या, 10 किलोहर्ट्ज, दिस 10⁴ इज 10 किलोहर्ट्ज सिग्नल, उसे हम 1 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल से ऐड करें तो जो रेशियो आता है वो 1:1.01, सो विच इज अप्रोक्सीमेटली यूनिटी, हेंस द सेम एंटेना इज सुटेबल फॉर एंटायर बैंड। सो यहाँ पर जो एंटेना, जो यहाँ पर रेशियो आ रहा है वेवलेंथ का, वो क्या है, 1:1.01 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सिग्नल है, नाउ ये जो सिग्नल है ये एक ही एंटेना से ट्रांसमिट किया जा सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर क्या हो रहा था कि 50 हर्ट्ज और 100 और 10 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें ऐसे एंटेना की जरूरत पड़ रही थी जिसमें से एक एंटेना 30 किलोमीटर का था और एक एंटेना 6000 किलोमीटर लेंथ का था। सो इन दैट केस जो एंटेना का जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बट इन दैट केस इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम। सो इसका मतलब है कि एक ही एंटेना से
इस लोअर सिग्नल और हायर सिग्नल दोनों को ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो एंटेना पहले ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा था एक एंटेना, वो अब सेमी एंटेना इस दोनों रेंज के सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है। कब? जब हम सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दें। ओके, सो हैव यू गॉट इट? सो इन दैट केस what we can conclude that frequency translation converts a wide band signal to a narrow band signal. Okay, तो यहाँ पर जो बैंडिंग दिख रहा था वो बहुत ही ज्यादा था, बट यहाँ पर जो बैंड है वो एक छोटा बैंड आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज 10⁶ प्लस 50 हर्ट्ज टू 10⁶ प्लस 10⁴ हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास ही दोनों का वैल्यू आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इनके अलावा वी हैव सम मोर benefits of this modulation, that the noise can be reduced and the interference can be reduced, as well as we can transmit the signal to a larger distances. Okay, so for today यहीं तक रहने देते हैं. Next we will see later. Is there any confusion or question? Is there any question? Am I audible? No, sir. No, sir. No confusion. तो हम लोग कल आगे बढ़ते हैं. आज के लिए इतना ही रखते हैं. ओके, Thank you, sir. थैंक यू.